हम लोग ना सारे बकरी बन गए जितने व्यापारी, मैं मेरा। एक छोटा जो व्यापारी है वो मान लीजिए बिहार के दरभंगा के काफ़ी व्यापारी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका डेली का गल्ला है 10-15 हज़ार रुपए का। अब उनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको पता नहीं भैया क्या है नहीं है, वो कैसे करें। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको मालिक की तरह काम करना चाहिए तो वो सक्सेसफुल होगा, और जो बंदा मालिक होता है उसको नौकरी की तरह काम करना चाहिए तो उसका व्यापार सक्सेसफुल। एकदम सही। ये सर ये जो छोटा सा शब्द है चैट जीपीटी काफी लोगों को परेशान कर रहा है सर। जो हमारे रिटेलर भाई है काफी उनको भी लगता है, जो जॉब वॉब भी करते हैं हमारे साथ में, काम धंधा भी करते हैं, यही हमारा जॉब खा जाएगा, यही हमारा काम खा जाएगा। कितना सही कितना गलत। शेयर बाजार इज इक्वल टू सट्टा बाजार। काफ़ी सारे हमारे मारवाड़ी माइंडसेट भी है जो निवेश के नाम पे बोलते हैं ये तो सट्टा है, वो तो कोनी करनवापन है। उनको लगता है आज भी कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। कितना सही कितना गलत। बिल्कुल सही है। अगर आप सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो सट्टा है, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अप्रोच करोगे तो आप जैसा चश्मा लगाओगे वैसा आपको दिखेगा। ये एसआईपी कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी में सर? क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल नहीं है। स्टॉक मार्केट की तरफ आंख उठा के सिर्फ तब देखना जब आप बोलो कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं 5 साल भूल गया। काफी लोगों को लगता है सर आज भी कि हमने LIC ले लिया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। कितना सही कितना गलत सर? ये SIP का कोई गुरु मंत्र बताइए, कौन सा SIP अच्छा है? तो SIP ना एक तरीका है निवेश करने का, क्योंकि लोगों की आमदनी हर महीने होती है। तो जिस तरीके से EMI हर महीने जाती है उसी तरीके से SIP भी हर महीने वो लोग कर सकते हैं। एक व्यापारी को अगर मान लो एक कारखाना से दूसरा कारखाना करना है, उसका क्या पीछे का मैट्रिक्स है, कितना बफर में कैश होना चाहिए, क्या सेल कितना होना चाहिए, तब ये डिसीजन ले पाए कि भैया मेरे को नया कारखाना डालना है। पहले आपका एग्जिस्टिंग कारखाना क्या प्रॉफिटेबिलिटी करता है वो चेक करो। सर गोल्ड का रेट इतना भाग रहा है, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? The first rule of compounding is don't disturb it. आप जो बात कर रहे हो वो सर प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ जी नमस्कार, मैं रेडीमेड वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदार वीडियो में। कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है? आप लोगों की इतनी डिमांड, इतना लोगों का प्यार, हाँ जितने भी हमारे बिहार वाले भैया है, उड़ीसा वाले, जय जगन्नाथ, केंती आचंती, हाँ धंधे में भाई साहब धंधा अच्छा चल रहा है, सेल्स आपने कर लिया, फिनेंस का नॉलेज चाहिए था, हाँ भैया पैसा को मैनेज किया जाए तो कैसे किया जाए, SIP कैसे हो सकता है। हम लोग को तो भैया कोई बिहार वाले भैया बोलते हैं हमको तो कोई नॉलेज ही नहीं है भैया पैसा को मैनेज कैसे करें। दिन भर में गल्ला आता है, पैसा बचता है लेकिन फिर चला जाता है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ में आज के जो गेस्ट है ना भाई साहब, भौकाल मचा दिया है, मतलब मज़ा आ जाएगा। जिस तरीके से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है ना, उसी तरीके इनका चैनल का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है? 1 साल में भाई साहब, हाँ 1 साल में 1 मिलियन नियर अबाउट टच करने वाले हैं। ऐसी कोई इंस्टाग्राम की फीड नहीं जिसमें भैया नहीं दिखे। हाँ तो हमने सोचा था इनको साथ में बैठ करके हमारे जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं ना, सबके एक से एक जो सवाल है सारा का सारा पूछा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। दरभंगा वाले भैया आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, आप ही के लिए बनाए हैं पूरा का पूरा। तो वेलकम करेंगे संजय सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। द रेडीमेड वाला शो। हाँ हमने सर आपको फाइनली पकड़ लिया। हाँ ऐसे तो सब लोग इंस्टाग्राम में हम डेली देखते हैं संजय भैया आज फाइनली मिल गए। बताना चाहूँगा जस्ट 1 या 2 कॉन्वर्सेशन में इनसे हमारा पॉडकास्ट फाइनल हो गया है। जितने भी हमारे रिटेलर्स भाई हैं आपके लिए बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। जितने भी इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं, SIP के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, हाँ सब लोग पैसा बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे, उसके बारे में क्या है, सारा का सारा डिटेल में बात करेंगे। तो पहला सवाल सर कि जो माइंडसेट होता है, एक रिटेलर आदमी का जो माइंडसेट होता है, एक बड़े आदमी का जो माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट का गेम क्या है? एक आदमी बहुत पैसा बनाता है लेकिन एक आदमी नहीं बना पाता है, तो इसके बारे में कुछ बताओ सर। पहले तो मेरे को ऐसे लगता था मेरी ऊर्जा ज़्यादा है, पर आज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी ऊर्जा बहुत कम है। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने बुलाया, और सारे मेरे व्यापारी भाई बहनों को बहुत मेरा पूरा कपड़ा का उद्योग सर आपको देख रहा है। इस चैनल में बहुत सारे रिटेलर्स हैं, बहुत सारे होलसेलर्स हैं, बहुत सारे विलिंग टू बिजनेस, मतलब जो बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग भी हैं। तो इसको एकदम सिंपल रखेंगे। हमें कोई अंग्रेजी नहीं आता भाई, देसी लोग हमें भी नहीं आती। आराम से देसी भाषा में सारा का सारा शूट करेंगे। सर माइंडसेट के बारे में कुछ बताओ सर। अरे कल ना मैं यहाँ कलकत्ते में था, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला मेरे को कहीं अच्छी जगह चाय पिलाओ। अच्छा। तो बाईपास ढाबा लेके गया और मैं वहाँ बस उतरा तो वहाँ 3 लड़के खड़े थे। ठीक है। और तीनों जैसे मैं उतरा और मैं गया पहुँचा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, और वो तीनों हैदराबाद से थे और कपड़े का व्यापार करते थे। वो यहाँ से कपड़ा लेने आए थे। बड़ा बाजार है ना? बड़ा बाजार, हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ। हमारी शॉप भी बड़ा बाजार नहीं है। अच्छा। तो बड़ा बाजार से फिर वो वहाँ पे अपना 4 मीनार में उनका था। और
आए मिले मुझसे, अरे भैया आपको देखा है, थैंक यू सो मच, मजा आता है वो। फिर मैंने उनसे कपड़े का समझा क्या क्या करते हैं, बाजार के साथ। हाँ बाजार के साथ। तो मेरे को 3-4 बड़ी प्रॉब्लम उनसे बात करके समझ आई। पहली चीज ये समझ आई कि लेते हुए जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं, पर आगे जब वो बेचते हैं उनको उधार देना उधार पड़ता का है। धंधा है, उधार का धंधा है। तो ये 3 महीना 4 महीना का पेमेंट है। अभी तो और खराब होते जा रहा है, हाँ। दिन स्थिति और खराब होते जा रहा है। दूसरा जो समझ आया कि मार्जिन बहुत कम है, खासकर B2B में। हाँ, पतला मार्जिन, बिल्कुल पतला मार्जिन है, सूखा मार्जिन है, पापड़ मार्जिन जैसे कहते हैं ना, 2%, 4%, 5% का मार्जिन है। और तीसरा इन्वेंट्री बहुत फंस रहा है। तो एक्चुअली ना इन्वेंट्री तो बहुत लंबा फंसता है सर, क्योंकि आदमी उम्मीद लगा के खरीद लेता है, हाँ। बिकेगा लेकिन बिकता नहीं। और फास्ट फैशन इतना जल्दी चेंज होता है ना, आज आदमी को ये डिजाइन चल रहा है, कल कोई दूसरा रील वायरल हो जाएगा तो दूसरा कपड़ा बिकेगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये मुझे 3 बड़ा प्रॉब्लम उनसे बात करके समझा। वो बहुत दुख में थे, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे मैं कैमरा पे कर नहीं सकता। तो अपने वो जैसे उनके ना क्या यार वो उनका जो एक्सेंट होता है उसके हिसाब से चल रहा था। बहुत मजा आया उनसे बात करके। बट मेरे को इनसाइट्स जो मिली वो ये मिली। अब है ना माइंडसेट को समझते हैं, या तो हम इसको लेके चीखते रहें या हम कुछ ना कुछ सीख लें। ठीक है, 2 ऑप्शन है ना कि आप या तो चीखते रहोगे या सीखते रहोगे। तो अब आप सीख लेते हैं। अब सीखने में क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना सारे बकरी बन गए जितने व्यापारी। मैं मेरा मेरा। मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कब लास्ट ये चेक किया कि कस्टमर को क्या चाहिए? हम जो लेके जाएंगे वही बिकेगा। हाँ, हम जो लेके जाएंगे वो बिकेगा। क्या आप जब शॉपिंग करने गए हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी और को बेचूंगा, तो आपकी चॉइस थोड़ी चलेगी भाई। आप समझिए, आप अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं, आपको लाल कलर का कपड़ा पसंद है, वाइफ को ग्रीन कलर का कपड़ा पसंद है। तो मेरे और मेरे वाइफ को तो बिल्कुल मैच नहीं होता। जो मेरे को पसंद उसे बिल्कुल ना पसंद। तो वही मैं कह रहा हूं। अब आप उनके लिए अगर गिफ्ट लेके जा रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो पड़ा है, वो आज भी पड़ा हुआ है, वो आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो ना। वो गाना नहीं था जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, अगर दिन को रात कहेंगे। तो कस्टमर को जो पसंद है वो बात करो, पहली बात। तो अगर आप छोटे कपड़े के व्यापारी हो और बड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से सामान खरीदो। जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर चाहता है उसका, हाँ, बाजार जो चाहता है उसके हिसाब से सामान खरीदो। हम इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग या आउटसाइड इन अप्रोच। मतलब बाहर से अंदर सोचो, अंदर से बाहर मत सोचो। मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं बेचना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। हमारे बिहार वाले भैया का एक सवाल है, मेरे में एक शक्ति है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका दिमाग को मैं रीड करता हूँ। ठीक है, तो वो बोलेंगे भैया बाजार को रीड लें तो कैसे लें? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। वो सोच रहे थे आप लोग, मैंने पूछ लिया। देखो, देखिए, बाजार में ना 2 तरह से आप समझ सकते हो। एक तो आप जाके लोगों को मिल सकते हो, ठीक है, लोगों से सर्वे कर सकते हो, बात कर सकते हो। दूसरी दुकान में देखो, जो सक्सेसफुल है उसको मॉडल करना सीखो। ठीक है, लाइफ में ना कॉपी करना सीखो। मैं लोगों को तो कॉपी करो, लोग ना बोलते रहे कितनी गलत बात है। हमारे माँ बाप ने सिखाया ना बचपन में कॉपी नहीं करना, बहुत गलत सिखाया। खुद का यूनिक, हाँ, हर चीज यूनिक करने की जरूरत थोड़ी है यार। जो चल रहा है, ओला ने क्या यूनिक किया, उबर को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट ने क्या यूनिक किया, अमेजॉन को कॉपी किया, मिनिमलिस्ट ने क्या यूनिक किया। उन्होंने वाली कंपनी अगर 200 करोड़ का धंधा कर दिए तो 20 करोड़ तो आपका कहीं नहीं। हाँ, तो आप देखो वो क्या कर रहे हैं। मैं जब ललित अग्रवाल जी से हम लोग मिले तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एक ERP सिस्टम लगाया हुआ है। उनको पता होता है कि भाई मेरे को इस दुकान में लाल कलर की टी शर्ट ज्यादा बिकती है, बस तो लाल कलर की टी शर्ट ज्यादा वहां पटक देते हैं। तो जब आप वो रखते हो जो कस्टमर खरीदना चाहता है, उससे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका कस्टमर खुश होता है कि यार मेरे पसंद की चीज रखी, तो वो ज्यादा बार आपके पास आएगा। दूसरी बात, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि ज्यादा क्या खरीदना है, तो उसमें आपका रेट नेगोशिएट हो सकता है। हाँ, बल्क बाइंग हो जाए। आप बल्क बाइंग कर लोगे। क्या आपको पता है मेरे लाल कलर की टी शर्ट जो है वो इधर ज्यादा बिकती है। मेरे सारे जो बायर्स हैं वो बड़ा 100 टी शर्ट 200 टी शर्ट लाल कलर की लेके जाते हैं। यहाँ लाल का पसंद है लोगों को। तो आपने क्या किया, आपने एक तो अपने कस्टमर को खुश कर दिया, एक अपना बाइंग प्राइस कम कर दिया, और तीसरा जब कस्टमर खुश होता है तो पेमेंट टर्म्स भी आपको अच्छी मिल जाती हैं। दूसरी चीज जो सारे व्यापारी गलती करते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे बगल वाला क्या सामान ला रहा है मैं वही एग्जैक्ट सामान ले आऊं। आपको कुछ ना कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, एक ऐसा कारण देना पड़ेगा कस्टमर को कि वो आपकी दुकान में 10 दुकान छोड़ करके आपके पास ढूंढते आ जाए। हाँ, कि एक कोई चीज, मैं नहीं कह रहा पूरी। देखिए, कपड़े का व्यापार या कोई भी आजकल व्यापार जो खासकर होलसेल का है, उसमें बहुत ज्यादा यूनिक होना बहुत मुश्किल है। पर एक चीज तो यूनिक हो सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि APL अपोलो स्टील ट्यूब्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौखट बना दी। हाँ, लोग स्टील ट्यूब बेच रहे थे, उन्होंने गोल की चौखट बना दी। उस चौखट के चक्कर में लोग उनके पास आते थे, बाकी चीजें भी लेके चले जाते थे। तो आपको दूसरा ये करना है। तीसरा, आज के जमाने में मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा नाम के साथ। अकेले व्यापारी हैं में साड़ी बाजार में जो उधार पे माल नहीं देते। वैसे हमारी कंपनी उधार पे नहीं देती, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। RMW की जय हो। हाँ, हमारा भी रेडीमेड वाला है। हमारे पास आज के डेट में 40,000 रिटेलर जुड़े हुए हैं। अच्छा, पैन इंडिया हमारा ऑनलाइन बेस्ड है।
और 12 यूट्यूब चैनल हम चला रहे हैं। अरे वाह। हम कंटेंट उड़िया में बनाते हैं, तमिल में बनाते हैं, मारवाड़ी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं और अच्छा चल रहा है। वहाँ से जितने भी व्यूअर्स आते हैं कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली यही मैं बोलने वाला था कि आप तो आपने इसको और ठप्पा लगा दिया कि जी की सक्सेस का कारण भी ये है क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके हैं, ठीक है, और लोग अब उनको जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आज है ना, लोग लोगों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, ब्रांड के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। तो आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। अगर आप और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने अभी शार्क टैंक पे देखा, एक बंदा आया था, सूरत से ही था, साड़ी बेचने वाला था, उसकी एक रील 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन जाती है। और जब उससे पूछा गया कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, बोला टीम क्या होती है, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही अपलोड कर देता हूँ और कर देता हूँ। पर उसमें ना सच्चाई है, उसके कंटेंट में सच्चाई है, तो वो सच्चाई कंटेंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है और उसके हिसाब से माल। तो आपको जो है, देखो, व्यापारी को कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं अपने लिए धंधा कर रहा हूं। आप घर अपने लिए बनाते हो तो उस हिसाब से अपना टेस्ट बनाओ, पर जब आप माल बेच रहे हो आपको एक ही फोकस होना चाहिए, मेरे कस्टमर को ऐसा क्या पसंद है कि जल्दी मेरा माल कटे, फटाफट के हिसाब से लो, वो ज़्यादा सही रहता है। एक छोटा जो व्यापारी है, वो मान लीजिए बिहार के दरभंगा के काफ़ी व्यापारी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका डेली का गल्ला है 10-15 हज़ार रुपये का। अब उनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको पता नहीं भैया क्या है नहीं है, वो कैसे करें। डेली इनका गल्ला आ रहा है, 10-15 हज़ार का डेली कैश में माल बिकता है, वो पैसा बच रहा है, 2-3 हज़ार का वो कर सकता है निवेश। उसके लिए क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, पहले ना एक जो व्यापारी में मैंने एक छोटी सी खामी देखी है, वो ये सोचते हैं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ, मतलब जैसे ही कैश आया, आपने जैसे बोला 15,000 का गल्ला है, ये 15,000 मेरा, अरे 15,000 आपका नहीं है, ये 15,000 धंधे का है। धंधे का। तो इसमें से आपको सप्लायर को पैसा देना है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, जीएसटी देना है, टैक्स देना है, बच्चा जो है वो मेरा। तो अब इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैं सारे व्यापारियों को कहता हूं, चाहे कितनी भी हो, अपनी तनख्वाह जरूर रखो खुद की। आप बोलना चाह रहे हो, ये हमारे उड़ीसा वाले जो व्यापारी जो वीडियो देख रहे हैं, वो मालिक है, हाँ, लेकिन उसको अपना तनख्वाह बांधना चाहिए, बिल्कुल बांधना चाहिए। मैंने भी बांधी हुई है। अच्छा। मेरी खुद की पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा। उस पार्टनरशिप फर्म से मेरे को तनख्वाह आती है, संजय कथुरिया को, बाकी धंधे में पैसा जाता है, फिर धंधे का पैसा, बिजनेस का पैसा है आगे। ओके। तो आप भी व्यापार, भाई आप व्यापारी हो, पर व्यापार के साथ साथ आप धंधा, नौकरी भी तो कर रहे हो बिजनेस की, तो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना पैसा लो। हमारे बिहार वाले तो बोलते हैं हम तो मालिक है। आप देखो, जो व्यक्ति मालिक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को नौकरी में सक्सेसफुल होना है ना, कोई नौकरी कर रहा है, मैं व्यापारी की नहीं, कोई नौकरी कर रहा है, तो उसको मालिक की तरह काम करना चाहिए, तो वो सक्सेसफुल होगा। और जो बंदा मालिक होता है उसको नौकरी की तरह काम करना चाहिए, तो उसका व्यापार सक्सेसफुल। एकदम सही, एकदम सही। तब आदमी जो है लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अगर मालिक की तरह बिहेव करेगा तो वो 12 बजे ऑफिस आएगा, राजा बाबू है हम तो। हाँ, 8-9 बजे तक सबको लेके चलेगा, दोपहर को लंच के लिए चला जाएगा। पर अगर वो एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेगा तो सुबह 10 बजे आएगा, टाइम पे काम करेगा। और जो सेठ 10 बजे ऑफिस, 9-10 बजे ऑफिस पहुंचता है, उसका धंधा बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोग, उसके एम्प्लॉय उसको सीरियसली लेते हैं, उसको पता है बाबूजी आ गए 10 बजे। हाँ, वो चार्ज करेगा, हाँ, गलती करेंगे। और काफी जगह मैंने देखा है बाबूजी 15 मिनट पहले आ जाते हैं। पहले अपने, जो आदमी अपने ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंच गया टाइम से, दिन उसका होता है, और जो 15 मिनट बाद पहुंचता है, दिन बाकी सबका होता है। आप जो बात कर रहे हो वो सर प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब काफी सारे सोशल मीडिया में हम देखते हैं, लोग तो बोलते हैं कि ऐसा व्यापार बनाइए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, हम जाके गोवा के बीच में शरबत पियेंगे और हमारा बिजनेस अपने आप भागते जाएगा। तो जनता कंफ्यूज है, उनकी माने ना ये माने। सर ऐसा है, जो बच्चा पैदा होता है वो पहले दिन भाग तो सकता नहीं भाग सकता, ठीक है, पहले तो वो सीधा ही पड़ा रहता है, फिर 6 महीने बाद पलटी मारता है, फिर 7-8 महीने बाद रेंगना चालू करता है, फिर बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, फिर जलता है। बराबर। अब बोलो नहीं जी, इसको पहले दिन ही भगाओ, तो बच्चा भाग सकता है क्या? उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो आपका बिजनेस भी आज पहले दिन पे होगा, दूसरे दिन पे होगा, तो उस हिसाब से काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, आपका होना चाहिए कि आप बैठे हो वहां पे बीच पे लेमनेड मार रहे हो, जो पर दैट कैन नॉट हैपन डे वन। आज नहीं हो सकता, वो आपको टाइम लगेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए टीम सिस्टम्स प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। जितने भी लोग ऐसी रील्स देखते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं, हम भी ऐसा धंधा बनाएंगे, हाँ डे वन में हम चल जाएंगे गोवा। ऐसे नहीं आप, अच्छा अगर ऐसे होता तो मुकेश अंबानी जी आज 18 घंटे काम कर रहे होते ना, गौतम अडानी जी आज 18 घंटे काम कर रहे होते। हाँ, उनके जितना बड़ा व्यापार तो किसी का ही नहीं है। उनके पास जो मैन पावर हो सकती है, सिस्टम प्रोसेसेस, कंसल्टेंट हो सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होता है कि ये सब छोड़ छाड़ के चले गए। आज भी मुकेश अंबानी जी दिन का 18 घंटा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैशनेट है, ठीक है। तो क्या वो उस बात से दुखी है? नहीं है, वो बड़े खुश है कि मैं तो 18 घंटे काम करता हूं, उनको मजा ही उसी में आता है, उनका किक है वो। बोलता है कि इसमें आता है कि नया कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप पहले तो अपने आप के लिए तनख्वाह बांधो, ठीक है। मैं कहता हूं 25,000 रुपए बांधो, 50,000 रुपए बांधो, जो बांध सकते हो बांधो, और उस 50,000 में से अपनी इन्वेस्टमेंट करो। धंधे के पैसे से इन्वेस्टमेंट मत करो।
मतलब आपका जो गल्ला आ रहा है, जो सेल आ रहा है, उसमें हाथ नहीं लगाना। नेट जो पैसा आपका जो सैलरी आपने लिया है, हाँ। उसको कहीं ना कहीं SIP कर सकते हैं या कहीं पे निवेश कर सकते हैं, वो सही तरीका होता है। और जैसे जैसे आपका गल्ला बढ़ेगा आप अपनी तनख्वाह भी बढ़ाओ। हाँ। भाई समझिए आपने आज गल्ला 15,000 अगले साल मेहनत करके अब वो गल्ला दिन का 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया। आज आप 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हो साल के, हाँ, अगले सही साल बात। 2 लाख ले लो, क्या प्रॉब्लम तरीका है? है। पर धंधे के पैसे को पूरा मत लगा दो कहीं पे, क्योंकि कल को धंधे को पैसा लगा हाँ। और आपके पास पैसा नहीं हुआ तो भाई फिर आपका पूरा धंधा मतलब जो सूत्र है वो ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। जितने भी लोग हैं भाई साहब, इसको नोट करते रहिएगा। सैलरी देखो, मैं इसको फ्रेमवर्क को कहता हूं सर, SIR। आप व्यापारी हो, आप कंपनी से सैलरी लो, ठीक है। आप व्यापारी हो, आपने कंपनी को उधार दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, अपना पैसा लगाया ना, आप कंपनी से इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट लो। नहीं, हमारे मारवाड़ी में भी होता है। हाँ, और तीसरा R, रेंट। अगर आपने अपनी जगह दी है रेंट तो लेते हैं, तो रेंट ले लो। हमारा भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह है। हमारे जैसे पुरानों में मारवाड़ी वगैरह में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनरशिप भी हम करते हैं ना, तो पहले तो ब्याज का पैसा अलग करते हैं। हाँ। सैलरी में नहीं करते, बट रेंट वगैरह जो होते हैं। बट सैलरी का भी आपने अच्छा कहा कि जो हाथ खर्चा होता है वो अपना आप बांधो, कम बांध लो पर बांधो, बट बांधना चाहिए। सिस्टम को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये सिस्टम है, नहीं तो सिस्टम ही नहीं चलेगा ना। आप सिस्टम को रिलैक्स नहीं कर सकते। सिस्टम को सैलरी भी देनी है, भाड़ा भी देना है और ब्याज भी देना है, तीनों चीजें देना है। अच्छा, काफी सारी रील्स आपकी सर वायरल हुई थी, जिसमें से आपका हमेशा ये कहना है कि भैया प्रॉपर्टी वाले काफी खिलाफ है आपके। उनकी आपकी हर रील में आप कहते हो कि भाई प्रॉपर्टी वाला लेना नहीं चाहिए, रेंट में रहना चाहिए। तो ऐसा क्या डेवलपर वगैरह से कोई गलती हो गई थी? देखिए, हर चीज का ना मौका और टाइम और दस्तूर होता है। ठीक है। आप एक छोटे व्यापारी हैं, ठीक है। आज आपको लगता है कि मेरा गल्ला तेजी से बढ़ सकता है, मैं जाके 2 दुकानें 3 दुकानें और खरीद सकता हूँ। बहुत सारे व्यापारी आइटम डालूंगा तो सेल बढ़ जाएगा। वर्किंग कैपिटल में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है किसी भी व्यापारी के लिए। वर्किंग कैपिटल में यानी इन्वेंट्री में, ठीक है, धंधे में थोड़ा अगर आप उधार दे सकते हो, ताकत रखते हो तो उधार लाने की ताकत, हाँ, और लाने की भी ताकत होनी चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो ऐसे उधार नहीं देने का, सिर्फ देते नहीं देना, सिर्फ लेना भी आना चाहिए आपको वापस, ठीक है। बट अगर आप इन सब में पैसा डालोगे, अच्छा टैलेंट हायर करोगे, कोई टेक्नोलॉजी में निवेश कर दोगे, तो उसका जो आपको ROI मिलेगा ना, वो एक शॉप खरीद के उसके भाड़े से ज्यादा मिल जाएगा। पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई ROI है ना गोल्ड में है ना शेयर में है, आपके जो टीम है, एम्प्लॉय में, बिल्कुल सबसे ज्यादा ROI है। बिल्कुल, अगर वो टीम अगर अच्छा से काम करिए 200-300% का ग्रोथ मिल सकता है। आपकी टीम में है, आपकी इन्वेंट्री में, वर्किंग कैपिटल में, धंधे का वर्किंग कैपिटल। अभी मैं आपको बताता हूँ, ललित अग्रवाल जी की बात बताता हूँ, 450 स्टोर है, बराबर है, V-Mart के, एक भी स्टोर खुद का नहीं, सब रेंट, सब भाड़े पे, और वो भी मारवाड़ी हैं भाई। D-Mart का बात करें तो उनका सब उन पर उनका सिस्टम क्या है, आप ठीक है उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो उनके जो निवेशक थे जिन्होंने D-Mart स्टार्ट किया, उनकी नेटवर्थ ही 90,000 करोड़ है। तब बताओ वो तो करेंगे दुकान। अच्छा, दूसरा, जब वो दुकान लेते हैं ना, वो दुकान नहीं लेते, वो पूरी जमीन लेते हैं। अच्छा, और उस जमीन पे पूरा डेवलप खुद करते हैं। आप कोई भी छोटा D-Mart स्टोर नहीं देखोगे, आप देखोगे 2 माला 1 माला या फिर एकदम फैला हुआ, और शहर से दूर होता है, थोड़ा दूर रहता है, सस्ता पड़े। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है ना, उनको अप्रिसिएशन भी मिलता है और उनका एक मुश्त कब्जा हो जाता है। और उस एरिया में अगर कोई जाए ना D-Mart में, तो उसको सारा माल वहीं से लेना पड़ेगा, अगल बगल में ऑप्शन ही नहीं है। और तीसरी बात D-Mart की आपको मैं बताता हूँ। D-Mart की जो बात है वो ये है कि D-Mart का बड़ा कंज्यूमर आम रिटेल वो नहीं है, मेरे जैसा और आपके जैसा ग्राहक, रिटेलर है। हाँ। अगर चीनी किसी रिटेलर को लेनी है ना आज, तो वो मैन्युफैक्चरर से नहीं लेता, वो D-Mart से लेता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उतना सस्ता नहीं दे पाता, क्योंकि जितनी चीनी की खपत D-Mart की, B2C नहीं कर रहे हैं, वो B2B बहुत करते हैं, B2B बहुत करते हैं। और चौथी चीज जो नियम है उनका, देखो आप है ना, सिर्फ एक साइड, यही व्यापारियों की गलती है, वो एक साइड सुनेंगे D-Mart ने तो कर लिया। भाई रूल बड़ा सिंपल है, अगली दुकान तब खुलेगी जब पिछली दुकान का प्रॉफिट आएगा। जब तक पिछली दुकान का दिया जा रहा है, एक के बाद एक। उन्होंने पहला दुकान के बाद दूसरा दुकान खोला 4 साल बाद, ऐसा नहीं खोलने लग गए, क्योंकि उनको पता है कि उनको जमीन लेके करना है। तो उन्होंने बोला पहले मेरा सिस्टम इतना दुरुस्त होना चाहिए कि एक दुकान का मुनाफा इतना हो कि मैं दूसरी दुकान खोल सकूं। अब सुनो हुआ क्या, 4 साल बाद दोनों दुकानों का मुनाफा आ गया, तो तीसरी दुकान 2 साल बाद खुल गई, और आज 10 दुकानें 15 दुकानें साल की खोलते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है सर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं। हाँ। यहाँ पे जो मन करे, जिसका मन करे वैसी रील अधकटी मूछ दिखा देते हैं, बस लोग उसको पूरी मान लेते हैं। अच्छा ये पूरा है, तो आधा ज्ञान तो भाई साहब सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मैं वही कहता हूँ, अधकटी मूछ दिखा देते हैं। अच्छा, मेरी बातों को भी ऐसे ही काटते हैं। हाँ। मैंने जिस लाइन से बोलना चालू होता है ना, घर लेना नहीं चाहिए, वहां से दिखाएंगे, उसके पीछे मैंने 4 चीजें बोली होती हैं क्यों नहीं लेना चाहिए। टीम मेंबर को भी काफी लगता था कि यार ये, वैसे मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है,
तो बोलते हैं अरे संजय भैया तो मना करते हैं प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। वो हर रील आपका दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, उस पैसे को एसआईपी में लगा दो। हाँ, तो वैसा नहीं है, वो अटकटी बात है। अगर आपके पास पैसा है, सरप्लस मनी है, हाँ, बिल्कुल, और आप ईएमआई भर सकते हो आराम से, शांति से। आपने अपनी जगह तय कर ली है कि मैं इधर ही रहने वाला हूं, तो लोग हर किसने मना किया। पर आप अपने आप को पेन में डाल के घर लोगे तो उस घर में संतुष्टि, घर आदमी क्यों लेता है? खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। पर आपकी तनख्वाह का, आपकी इनकम का 70% ईएमआई में जा रहा है, तो काहे की संतुष्टि मिलेगी आपको? और उसको आपको 20 साल देना। मैं आपको अभी मजेदार बात सुनाता हूं एक। बंगलोर में और हैदराबाद में जिन लोगों ने लोन लिया है, तो जो पहला ईएमआई का चेक देना होता है ना, वो बाउंस होने लग गया। पहला ईएमआई का चेक, अभी 250 ईएमआई देनी है। क्या बात करते हैं? दूसरा, जितने पुराने लोन्स दिए हुए उसमें से 10 में से एक लोन में इस टाइम डिफॉल्ट चल रहा है। किसी को पता नहीं है ये बात। अभी रिसेंटली सौरभ मुखर्जी जी हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये बात बोली है एक। तो मोटा मोटी जो लोग सोचते हैं कि भैया ईएमआई में सब चल जाएगा, हाँ। तो दिक्कत तो अच्छा, हुआ क्या 2020 में, ये जितने टेक्नोलॉजी वाले थे उनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी। अब एआई के आने से सबकी नौकरी जा रही है, खत्म है। तो 4 साल उनका तो लोन तो 25 साल का है ना, 4 ही साल निकले थे अभी तक। उन्होंने जो फोरकास्ट किया था ना कि भी मेरी तनख्वाह ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही चलते रहेगा भैया, जहां हम रख दे वहां सोना है। बिल्कुल। तो उनको तो 3 लाख तनख्वाह होती थी, तो 10-10 लाख के ऑफर आते थे, 15-15 लाख के ऑफर आते थे। आज 15 लाख वाले को 3 लाख में लेने को कोई तैयार नहीं है। ये सर, ये जो छोटा सा शब्द है चैट जीपीटी, काफी लोगों को परेशान कर रहा है सर। हमारे रिटेलर भाई है, काफी उनको भी लगता है, जो जॉब वॉब भी करते हैं हमारे साथ में, काम धंधा भी करते हैं, यही हमारा जॉब खा जाएगा, यही हमारा काम खा जाएगा। कितना सही कितना गलत? देखो साहब, ऐसा है, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ ना कुछ नया आया है। 1920 का जब जमाना था तो मशीन आई, ठीक है, तो क्या मशीन ने जॉब खत्म की या प्रोडक्शन बढ़ाई? प्रोडक्शन बढ़ाई, और धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि भाई इसी के साथ जीना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेटर आया था तब भी यही हुआ था, कंप्यूटर आया तब भी बवाल हुआ था। सारे ये जो बैंकर्स थे उन्होंने बोला, ये क्या है, बैंक कंप्यूटर आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। तब अगर 10 ब्रांच होती थी, आज 10,000 ब्रांच है, तो कल को ये 10 लाख ब्रांच भी होंगी। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा, समय के अनुसार। जो गाना बज रहा है वो बजाना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, काफी व्यूअर्स का हमारे पास सवाल था कि शेयर बाजार इज इक्वल टू सट्टा बाजार। काफी सारे हमारे मारवाड़ी माइंडसेट भी है जो निवेश के नाम पे बोलते हैं ये तो सट्टा है, वो तो को नहीं करना अपन है। तो उनको लगता है आज भी कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। कितना सही कितना गलत? बिल्कुल सही है। अगर आप सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो सट्टा है, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अप्रोच करोगे तो आप जैसा चश्मा लगाओगे वैसा आपको दिखेगा। बिल्कुल। ये तो वो जिसको क्या कहते हैं ना, इसको ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी कि जो सुंदरता है वो तो देखने वाले के नजरिए में है। आप कैसे देख सकते हो? हाँ। आप कृष्ण को काले के रूप में देख सकते हो, हाँ, या उसको कृष्ण को भगवान के रूप से देख सकते हो। देखो, आपको ये समझना है, स्टॉक मार्केट में जो है आपको बने रहना होता है। जैसे व्यापार में कौन सा व्यापारी सक्सेसफुल होता है? जो बना रहता है। नहीं, क्या व्यापार में नुकसान नहीं होता? नहीं होता है ना सर, मैं बताता हूँ। तो उस टाइम पे तो व्यापार छोड़ के कोई नहीं जाता। किसी ने 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अभी वो हमारे ट्रम्प जी ने कुछ बोल दिया, वो जब लाल मार्केट जब लाल हो जाता है तो आदमी उस समय दिखता है, यार ये तो लाल हो गया, बेचो तो नुकसान हो गया। इस माइंडसेट से कैसे बचा जाए? देखो ही मत उधर। जो चीज अगर आपने खरीदी है और आपको समझ गया कि वो चीज अच्छी है, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? आज मुझे बताओ, 1960 से लेके हर्षद मेहता वाला डायलॉग याद आ गया, जो चीज नीचे आया ऊपर जाएगा। हाँ। हम लोग का पता क्या है मेरा नियम, आपको मैं बताता हूँ। हर दोपहर 3 बजे मैं स्टॉक मार्केट ओपन करता हूँ। मेरे पास 3 बजे, जब खत्म होने से आधा घंटा पहले। अच्छा। मैं चेक करता हूँ क्या क्या गिरा है, जो मेरी लिस्ट है। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है 10 आइटम की। मैं देखता हूँ उसमें से क्या क्या गिरा है, जो सादा गिरा होता है वो खरीद लेता हूँ। मतलब अच्छा, आप सुबह मार्केट आवर में कुछ नहीं करता, वगैरह कुछ नहीं करता, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दोपहर को 3 बजे एक बार मैं देखता हूँ, मेरी लिस्ट है, जो गिरा हुआ है, जो सबसे ज्यादा गिरा है वो ज्यादा खरीदेंगे, जो कम गिरा है वो कम खरीदेंगे, पर जो गिरा है वो खरीदेंगे। और ऐसे करते करते मैं पैसा बना रहा हूँ। और हमारे जनता क्या करती है, जो गिरा होता है वो बेच देती है। तो वहाँ दिक्कत है। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपने जो 10 स्टॉक लिया उसमें पहले आपने स्टॉक नहीं लिया, मैं स्टॉक नहीं लेता। अच्छा, मैं लेता हूँ ETF। ओके। देखो क्या होता है, आप बात समझो। स्टॉक होता है एक कंपनी। अब आपने स्टॉक लिया रिलायंस का, तो रिलायंस के रिजल्ट्स, रिलायंस की मैनेजमेंट, कुछ ऊपर मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई तो आप पूर्णतः रिलायंस पर निर्भर हो गए हो। पर अगर आप एक ETF लेते हो तो ETF में 50 कंपनी होती है, 100 कंपनी होती है, एक बास्केट होता है। हाँ, एक बास्केट होता है। मतलब अगर विराट कोहली आउट हो गया तो रोहित शर्मा संभाल लेगा, हार्दिक पांड्या है। हाँ, बिहार वाले भी समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो बस वैसे करके समझना, कोई ना कोई तो चल ही लेगा, कोई ना कोई तो चल ही लेगा, कोई ना कोई तो रन बनाएगा, बना ही देगा।
तो बस ये इस तरीके से हम निवेश करते हैं। तो संजय सर का एक हैक मिल गया हमें भैया, शेयर मार्केट में ETF लेकर के काम करना है। हाँ। एक के ऊपर दाव नहीं लगाना है कि हाँ हर बार पाकिस्तान के सामने कोहली रन बनाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो सर ये था एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सर काफ़ी लोगों का मिथ है, ये SIP कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी में सर? है बहुत सारे ऐप्स अच्छा, क्रिप्टो को लेकर के काफ़ी सारा नज़रिया है। कोई बोलता है लीगल है, कोई बोलता है इलीगल है। हाँ, अभी जो काफ़ी सारे नियम्स आ गए, शेयर ये जो हमारा Dream11 वाले भैया को ड्रीम कर दिया गया है। तो इस समय क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में सच में बैंड है या नहीं है? पहला बात तो ये। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है? अच्छा, जो पैसा हम क्रिप्टो में डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे? अच्छा, जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा? मतलब ये पूरा का पूरा संदर्भ में सर आप हमें बताइए। देखो, पहले तो क्रिप्टो करेंसी 17 साल पुराना बच्चा है, सिर्फ 17 साल, 2008-9 में आया था। हाँ, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन इनके पापा थे। हाँ, बिटकॉइन पापा जी थे, बाद में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हो गए। आज 1,80,00,000 टोटल कॉइन्स हैं जो लिस्टेड है। हाँ, 1,80,00,000। जैसे भारत की स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 कंपनी लिस्टेड है, वैसे क्रिप्टो वर्ल्ड में 1,80,00,000 कॉइन्स लिस्टेड है। 1,80,00,000 में आदमी ढूंढेगा किस पे? हाँ, तो बस इसमें यही होता है कि आपको जो है हर चीज नहीं खरीदनी। 1,80,00,000 चीजें तो खरीद ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो टॉप 4-5 कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, उसके बाद बाइनेंस है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, जो प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, उन पे बेट करो। बस पहले तो उससे ज्यादा बेट मत करो। पहली चीज, बेट मतलब उन्हीं में निवेश करो। दूसरी चीज, क्या आपने पूछा क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? मैं इसको इस तरह से जवाब दूंगा, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल नहीं है। मतलब लीगल भी नहीं है तो इलीगल भी नहीं है? इलीगल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सरकार उस पर टैक्स कलेक्ट करती है, FIU करके बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो उसके लिए एक्सचेंजेस को स्टैंप करती है। तो यानी भारत सरकार, जैसे अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि बेटिंग ऐप इलीगल है, रियल मनी गेमिंग इलीगल है, ये शब्द आ चुका है, अभी रिसेंट आया कुछ दिन पहले। क्रिप्टो के लिए ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में निवेश इलीगल नहीं है। क्रिप्टो पे टैक्स भी लगता है, TDS भी लगता है, सब कुछ लगता है। 30% का टैक्स लग जाता है। ठीक है। अब निवेश कैसे करें? जब भी निवेश करें तो एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करें। जैसे कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कॉइन DCX है, कॉइन DCX को आप यूज कर सकते हो, वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उससे आप कर लीजिए। अब उसमें क्या होगा? अच्छा, चौथा सर कब निवेश करूं, मुझे क्या पता बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? संजय सर आप बताइए। हाँ, तो सर मेरे को भी नहीं पता, मैं भी भगवान नहीं हूं, मुझे भी कुछ पता नहीं होता। तो क्या करना है, जब आपको कुछ ना पता हो तो SIP करो। 200 रुपए हफ्ते से आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हो। 200 रुपए हफ्ते, यानी महीने का 800 रुपए। उससे भी अच्छा, अब आप समझो महीने की 10,000 की टोटल SIP कर सकते हो। आपकी क्षमता है कि आप 10,000 की SIP, तो उसमें से 1,000 रुपए की क्रिप्टो में कर दो, बाकी 9,000 रुपए की फिर भी, क्योंकि वो जाए भी तो, छोड़ के जाए भी तो गम ना हो। हाँ, छोड़ के जाए भी तो गम ना हो। लोग क्या करेंगे, पूरा 10,000 उठा के क्रिप्टो में डाल देंगे, फिर रोते रहेंगे। लालच का क्या करे फिर? लालच ही खाता है। हमें डबल कर लेंगे, फिर आधा हो जाता है। अच्छा सर, अभी ये काफी सारे आपने देख रहे हैं कि भैया हमारे ट्रम्प जी थोड़े से गुस्सा हुए हैं। सरकार बहुत पता नहीं है याराना क्यों खराब हो गया इतना, इतने सारे सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अभी जो निवेशक है जिसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, क्या ये सही समय है या ट्रम्प के जाने का वेट करें? देखिए, हर समय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सही समय होता है। अच्छा, हर समय। बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप स्टॉक मार्केट में, अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल का है तो आप स्टॉक मार्केट में आओ मत। आप FD में पैसा डालो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा डाल दो। ठीक है। कॉर्पोरेट अगर साथ देंगे तो पूरा लंबा साथ देना होगा। मिनिमम अगर आपका 5 साल का व्यू है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखो। जितने भी व्यापारी लोग हैं भाई, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप सोचते हैं कि आज डालेंगे 1.5-2 साल में, मतलब व्यापारी का ऐसा मानना है ईद का जो पैसा आ रहा है, दुर्गा पूजा में सीजन है, 4 महीना मंदा है, हम शेयर बाजार में लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। ये वो ऐसा है कि 5 साल, अब की बार 4 साल 5 साल का, जैसे जब तक सरकार चेंज नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट में घुसिएगा, वरना हाथ भी मत लगाइएगा, हाथ जल जाएगा। बिल्कुल। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको रिटर्न बेटर मिलता है। FD में आपको 6-7% मिलता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको 9 से लेकर 12% तक रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आप इन सब चीजों में पैसा डाल दो, पर स्टॉक मार्केट की तरफ आंख उठा के सिर्फ तब देखना जब आप बोलो कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं 5 साल भूल गया। 5 साल तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे, तब आना। हाँ, ये पहला पॉइंट है, मतलब एंट्री के पहले ये वाला पॉइंट रहता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। ये SIP का कोई गुरु मंत्र बताइए, कौन सा SIP अच्छा है, कौन सा खराब है? काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें लगाएं, उसमें लगाएं, तो
SIP के लिए अगर कुछ जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है जो उसको कुछ अगर बताना चाहो तो सर, संजय सर का 5 गुरु मंत्र SIP के लिए। पहले ना SIP को समझते हैं लोग, है ना, सवाल यही पूछते जो आपने एग्जैक्टली पूछा है। वो सवाल ये पूछते हैं कि SIP क्या क्या कहाँ करें, ठीक है, किस में डाले क्या। आप ना पहले ही समझो कि SIP इंस्ट्रूमेंट नहीं है, SIP माध्यम है। हाँ ठीक है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। हम अक्षय तृतीया पे सोना खरीदते लेते हैं सर, हमारे घर में हर साल लिया जाता है, हर साल में लेते हैं, धनतेरस पे लेते हैं। तो पिछले 50 साल से 60 साल से 100 साल से ये प्रथा अगर आपके परिवार में चल रही है तो आपके परिवार में गोल्ड की SIP हो रही है। देखी में हो रही है ना, पता नहीं चला बट हो रही हो गई, नियम है ये, नियम है। अब वो उस दिन भाव क्या चल रहा है उस दिन आप सोचते हो क्या? दादाजी को बोला, दादाजी ने उनके दादाजी को बोला कि भैया इस दिन तो भैया हर मारवाड़ी के घर में सोना आना चाहिए, चाहे आप भाव सोचते हो उस दिन, भाव सोचते हो लेना है ना। चाहे आज 10,000 रुपए तोले का भाव है, ठीक है, सॉरी लाख रुपए तोले का भाव है, या उस टाइम में 5,000 रुपए तोले का भाव था, आपने लिया है, लिया तो अब आपके पास सोना इकट्ठा हो गया। कुछ आपने 5,000 पे लिया था, कुछ आपने 10,000 पे लिया, कुछ 20,000 पे लिया, कुछ 25 पे लिया, एवरेज होके शायद वो आज 40,000 के आसपास का हो गया होगा, जिसकी वैल्यू आज 1 लाख है, बराबर है, ठीक है। तो ये 60,000 आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से आप जब FD में SIP करते हो तो उसे रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, RD। आपके पास पैसा आया अकाउंट में हर महीने आपने उठा के 1,000 रुपए की FD कर दी। तो SIP ना एक तरीका है निवेश करने का, क्योंकि लोगों की आमदनी हर महीने होती है। तो जिस तरीके से EMI हर महीने जाती है उसी तरीके से SIP भी हर महीने वो लोग कर सकते हैं, ताकि अपनी आमदनी के हिसाब से अपना निवेश तय कर सकें। तो काफ़ी लोगों को लगता है सर आज भी कि हमने LIC ले लिया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितना सही कितना गलत। मैंने एक दुकान पे गया था दिल्ली में, बहुत पुरानी कुल्फी की दुकान है, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फी होती है, आइसक्रीम होती है। बस यही जवाब है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। बस एक आम आदमी को पहले SIP करना चाहिए, ना टर्म प्लान करना चाहिए, ना मेडिक्लेम करना चाहिए। सबसे पहला आम आदमी को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड 2020 का कोविड सबको याद होगा, बहुत तकलीफ दिया था सर हमारे कपड़े के व्यापारी को। क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। बिल्कुल सही जवाब है। अगर उनके पास उस टाइम पे 6 महीने का उनका घर खर्चा या फिर दुकान खर्चा अगर उनके पास एक FD में पड़ा होता, उनको तंग होते नहीं होते। तो बस जवाब यहीं आ गया। तो पहले आता है इमरजेंसी फंड, सबसे पहले आता है। देखो आप पहले ये समझो कि जिंदगी में ना जो बहुत आगे बढ़ते हैं वो सबसे पहले रिटर्न्स पे फोकस नहीं करते, रिस्क पे फोकस करते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ गलत क्या हो सकता है, में छत तो रहे हमारा। हाँ, मेरे साथ गलत क्या हो सकता है। मेरे साथ 3 चीजें गलत हो सकती हैं। पहली गलत चीज ये हो सकती है कि मेरी आमदनी खत्म हो जाए, दूसरी गलत चीज हो सकती है मेरी हेल्थ को कुछ हो जाए, और तीसरी गलत चीज हो सकती है मेरी मृत्यु हो जाए। ये 3 ही गलत चीजें हैं जो पॉसिबल है। तो आप इसको अगर संदर्भ में समझा जाए, पहले होता है इमरजेंसी फंड, सेकंड होता है आपका मेडिक्लेम, तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान। बस इंश्योरेंस वगैरह तो अगर आपको ज्यादा पैसा है तो नहीं, टर्म प्लान ही बस, इंश्योरेंस इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। ये 3 चीजें अगर आपने बिल्ड कर दी तो आप इस अपने जीवन के सारे रिस्क कवर कर चुके हो। अब आप खुल के खेलो। सर आपके नज़र में अगर मैं बताना चाहूँगा, टर्म प्लान आपने ऐसा कहा, कौन सा बेस्ट होता है सर? क्योंकि हमारे पास जो व्यूअर्स है ना, वो लोग सब गांव देहात वाले लोग हैं भाई। हाँ। उनको आप जैसा बोलोगे वो वैसा कर लेंगे। वैसे देखिए मतलब आपको कुछ रिसर्च नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, टर्म प्लान सबसे पहले तो सिर्फ बड़ी कंपनीज का लेना, जैसे LIC हो गई, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ऐसे बड़ी कंपनीज का, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनी आ जाती है तो उसका मत लेना, पहली बात। दूसरी बात, कभी ये मत बोलना अगर मैं जिंदा रह गया तो। अच्छा, आप टर्म प्लान इसलिए नहीं खरीदते हो ताकि आप मर जाओ। आप टर्म प्लान इसलिए खरीदते हो कि अगर आप मर जाओ तो आपके परिवार वालों को इतना पैसा मिल जाए कि वो घर चला सके। हमारे यहाँ पे मारवाड़ी में काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है ना कि वो हर साल टर्म प्लान का 10,000 रुपये देते हैं और हर साल वो अफसोस करते हैं, ये तो पैसा यहीं गया, तुम्हारा आप सोचो डिनर करके आए, तुम्हारा पैसा लाग गया कि काम हुई होगा नहीं। बस उसको बोलो कि डिनर करके आए, परिवार ने बोला डिनर करना है, साल डिनर करना है, बड़ा डिनर करना है, ये वो है काम करना है। देखिए आप है ना हर चीज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देख सकते। कुछ चीजें जिंदगी में रिस्क को कवर करने के लिए भी बनती है, और रिस्क ना बता के नहीं आता है। कोविड बता के नहीं आया था, पलायन करना पड़ा लोगों को, घर वापस जाना पड़ा लोगों को, इनकम लाने के लिए उनको 8-8, 10-10 महीने वेट करना पड़ा। पर अगर इसी समय में आपके पास ये इमरजेंसी फंड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। आप मेरे को बताइए, कोविड के समय हेल्थ की हालत ये थी कि जो हॉस्पिटल का कमरा 5,000 रुपए में मिलता था वो 30,000 में मिल रहा था। काफी लोगों को तो मिल भी नहीं रहा था, पहले तो मिल ही नहीं रहा था, अगर मिला भी तो इतना महंगा मिला। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती उस टाइम पे सही मात्रा में, कहीं ना कहीं इसको बाईपास करके निकल सकते थे।
एटलीस्ट मैं कहता हूँ अगर 1 लाख रुपए का खर्चा होता है उसके 50,000 होता। 50,000 बहुत मायना रखता है ये चीजें। इसीलिए सबसे, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो आकाश जी, तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हो, बस ये सीट बेल्ट है लाइफ की। एक बार करो, भूल जाओ इसको, आप अफसोस करो, रो कि मेरे पैसे जा रहे हैं, फिर भी दो, रो, चेक देते हुए रोते रहो, अरे यार मेरा पैसा 10,000 चला गया, लाख गया, 12 पैसा लाख गया, लाख दे दो, कोई चक्कर नहीं है, नहीं सही। पर जाना है ये पैसा। अच्छा, क्या लोन लेकर के हमारे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जिसके अच्छा आज प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा माल बना रहे हैं, उनको अपने बिजनेस को ना बड़ा करना है, तो वो क्या करते हैं कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो वो लोन लेकर के एक नया कारखाना डालना चाहते हैं, फैक्ट्री डालना चाहते हैं। कितना सही कितना गलत? मेरा एक फ्रेंड है सुदीप, ओके, उसको एक दिन आया कि मैं जिम जाऊंगा, मेरे को बॉडी बनाना है, वो जिम गया। जनवरी का महीना था? हाँ, जनवरी 1 ही थी। तो पहुंच गया, तो सुदीप ने देखा वहाँ तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आए हुए हैं, सब कुछ 50 किलो का डंबल, हमें मानेंगे। तो भाई ने एक 10 किलो का डंबल उठाया और 3-4 बार करा और अगले 4 दिन वो ध्वस्त हो गया। तो क्या डंबल की गलती है? ना, डंबल तो वैसा का वैसा है। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या जो मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, एक व्यापारी को अगर मान लो एक कारखाना से दूसरा कारखाना करना है, उसका क्या पीछे का मैट्रिक्स है, कितना बफर में कैश होना चाहिए, क्या सेल कितना होना चाहिए, तब ये डिसीजन ले पाए कि भैया मेरे को नया कारखाना डालना है। बहुत बढ़िया सवाल, मैट्रिक्स बहुत बढ़िया। पहले आपका एग्जिस्टिंग कारखाना क्या प्रॉफिटेबिलिटी करता है वो चेक करो सबसे पहले। बना रहा है, बहुत पैसा बना रहा है। बहुत नहीं, मेरे को नंबर में चाहिए। ये बहुत वर्ड तो सबसे खराब वर्ड है इस दुनिया का। पूरा हमारा घर खर्चा वर्चा सब उसी से निकल तो जाता है। आप लिखो, मैं 100 रुपए का रेवेन्यू करता हूँ, 40 रुपए का माल डालता हूँ, 10 रुपए का एम्प्लॉय को तनख्वाह देता हूँ, 5 रुपए का बिजली खर्चा करता हूँ, 5 रुपया ब्याज देता हूँ, ये सब लिख के देखो। अच्छा, ये जब आपको कैलकुलेशन क्लियर होगा, फिर आप बोलते हो कि अब मेरे को अगला कारखाना डालना है। जब अगला कारखाना डालना है तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से अब आपको लोन लेना है। और अगर आपका कारखाना आज 1 यूनिट का है तो अचानक से 5 यूनिट का कारखाना मत डालो, आप 1 का 2 करो, उससे ज्यादा का मत करो। तीसरी चीज, जो कारखाना डालने को पैसा लग रहा है, अगर 100 रुपया लग रहा है तो 25 से 30 रुपए आपकी जेब से आना चाहिए। अच्छा, लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, और मैं ओपनली बताता हूं। 100 रुपए का कारखाना होगा, उसका 150 रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। बनाते हैं, और हमारे ससुराल वाले लोग हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने बहुत पोल खुल रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने गए थे, ये क्या बना दिया, पैसा नहीं लिया था, और ज्यादा बनाओ। तो 100 रुपए का कारखाना होता है, 150 रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, जाके बैंक से 125 रुपए ले लेते हैं, या 100 रुपए तो ले ही लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपने अपना रिस्क तो डाला ही नहीं। अब क्या आप बोलो बैंक का पैसा है, अरे बैंक का पैसा देना तो तुम्हारे को है ना, या कुड़की होगी उसके बाद फिर सताए जाओगे, फिर परेशान होगे, फिर आपका सिविल खराब होगा, फिर बीवी के नाम पे दूसरी फैक्ट्री डालोगे। ये सब कब तक करोगे भाई? 100 रुपए में से 30 से 40 रुपया, 20 से 30 रुपया, 20 से 30 रुपया मेरा होना चाहिए। हाँ। बाद बाकी आप बैंक से या किसी भी माध्यम से बस। और आप ना जल्दी ग्रो करने का कोशिश मत करो। मैंने ट्रक के पीछे पढ़ा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए। हाँ, और एक पे पढ़ा था कि सारे ट्रक में ना अच्छे लाइन पीछे वो कह रहा धीरे मीनिंग होता है, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो ये नहीं करना, मैं ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। ये वो गेम है जिसमें कछुआ जीतेगा, तो कछुए की तरह चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप मेरे को एक बात बताओ, डीमार्ट जीता कि बिग बाजार जीता? डीमार्ट। तो डीमार्ट तो बहुत धीरे चलता था, बिग बाजार तो क्या स्पीड से स्टोर खोलता था। और एक बार किशोर बियानी से पूछा गया था कि आप क्यों हारे, डीमार्ट क्यों जीता? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि डीमार्ट के पास एक लंबी लिस्ट थी ना बोलने की, कि मैं ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। जीवन में आप क्या करोगे ना, ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती। पर जिस आदमी को ये क्लैरिटी मिल गई ना कि मैं जीवन में क्या नहीं करूंगा, वो भी बहुत आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त आया आपका, आपके पास अभी 2 लाख रुपए पड़े, 5 लाख रुपए पड़े, अरे तेरे को पता है नया सौदा आया, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, जरा पैसा दे। नहीं समझ आता, मत करो, पैसे को गले में पड़े रहने। काफी सारे इन्फ्लुएंसर है, जब आपने ये बताया कि क्या नहीं करना है, जैसे कि बात है अभी तो चलो, हालांकि ये बेटिंग साइट्स वगैरह का बैंड हो गया, क्या संजय सर को भी काफी सारा ऑफर्स आता था कि भैया हमारी बुक को प्रमोट करो, उसको प्रमोट करो? बहुत, बिल्कुल रेडी था कि इसको बिल्कुल, वी आर वेरी क्लियर, हम किसको नहीं, किसके साथ काम नहीं करेंगे। देखिए, इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। बट मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा सर, ये आपके नाम पे आज के डेट में सोशल मीडिया में 250 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और कुछ 100-150 आपको यूट्यूब पे हैंडल्स मिल जाएंगे। संजय कथुरिया उनकी फोटो लगाई हुई है, वही वाली फोटो लगाते हैं जो इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। बिल्कुल सेम फोटो। ये कैसे होता है, इसको रोकने के लिए क्या? सर देखिए, अब वो
ये ऐसा है कि नाम जब बड़ा हो जाता है ना, हाँ, हमारे पर पता है क्या, देखा हम लोग क्या करते हैं अभी, पहली चीज हम करते थे लोगों को अपने ही हैंडल से आगाह करते हैं। कितने को करोगे सर, हम फिर से आ जाएंगे, आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एजेंसी हायर करी है जिसका काम है ये हर महीने साफ करेंगे, हर महीने। ये ना घर की सफाई है जी, मेरे घर में कचरा पड़ा हुआ है और मेरे को हर महीने अब सफाई करनी है। मेरे पास उससे टेलीग्राम के नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल, टेलीग्राम पे तो बहुत, वहाँ पे पता है आपके 150 अकाउंट है? 150 नहीं है, 1,500 है। अच्छा, 1,500? हाँ, 1,500। सारे कोई बोलते हैं संजय, आई एम संजय कतुरिया, ये वाला ले लो। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम पे करीबन 7 जो ऑफिशियल हैंडल उस पे 7-1,000 वो है फॉलोअर है। जो मेरे कॉपी वाले हैं उस पे 30-30 हज़ार फॉलोअर है। क्या करते हैं सर आपकी? मेरे से ज्यादा तेज है वो। मैं तो अपनी टीम को बोलता हूँ सीखो इनसे, देखो कैसे करते हैं। बट गलत काम नहीं करना ना, वो लोग टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, हम लोग वो सब नहीं देते। हम लोग टिप्स नहीं देते। आपके लिए रोल और गोल क्लियर है? कोई भी इलीगल चीजों को आप प्रमोट क्यों करना है? मेरे को भगवान उसके बिना ही ठीक ठाक दे रहा है भाई। मैंने जॉब छोड़ा, मेरा क्या क्राइटेरिया था कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। ओके, तो अगर फाइनेंशियली फ्री होने के बाद मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरे को पैसे का लालच तो बचा ही नहीं था। तो अब मैं गलत काम क्यों करूंगा, अपना मतलब कर्मा क्यों खराब करूंगा, भगवान के साथ अपनी इक्वेशन क्यों खराब करूंगा मैं? बराबर बात है। जितना चाह रहे थे उतना मिल गया है। हाँ, अब उसके बाद जो मिल रहा है उनकी कृपा है। फाइनेंशियल फ्री वाला क्या फंडा है सर? आप हर वीडियो में कहते हो हम फाइनेंस फ्री हो गए, फाइनेंस फ्री हो गए। इसको आदमी कैसे मेजर करता है? देखिए, अगर हमारा भी धंधा है, कपड़े के व्यापारी हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ये फाइनेंशियल फ्री हमें भी अगर होना है, हाँ, इसके लिए क्या तरीका है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है धंधे वाले तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, नहीं होना चाहते, हो सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी तो फाइनेंशियली फ्री है ना, मतलब फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है आज जितनी धनराशि आपके पास है उसके बाद अब आपको किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लोग इसको गलत क्या लेते हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए काम किसी आता है। हाँ, मतलब मैं अगर नौकरी, मैंने 16 साल नौकरी करी है, तो अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। नौकरी का मतलब क्या होता है, आप महीने की तनख्वाह पे निर्भर करते हो, आपके सारे घर खर्चे उस तनख्वाह से चलते हैं। अब मेरे पास इतनी धनराशि है कि मैं उसके ब्याज से या उसके रिटर्न से अपने घर को चला सकता हूं, मुझे किसी और के लिए नौकरी करनी नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए काम करूंगा, और जब मैं अपनी खुशी से अपने लिए काम करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर लूंगा। तो वही फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ताकत देता है कि आप सोमवार को सुबह 10 बजे तक सोते रहो, ऑफिस ना जाओ। ये ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करो, पर ये ताकत आपको वो दे देता है। अच्छा, कुछ एक पर्सनल सवाल लेना चाहूँगा सर। संजय सर को क्या चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये हो जाए तो आपको बहुत डर लगे? मतलब ऐसा कोई चीज़ जिससे आपको संजय कथुरिया जी को बहुत डर लगता है? मेरे को डर ये लगता है कि मेरी सलाह कोई आधी सुन के एक्शन ले ले। हाँ, ये डर मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है कि सर हमने इतना सुना और ये हमने तो इस हिसाब से कर लिया। तो कोशिश ये रहती है कि मतलब इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दें कि उसको गलत तरीके से, वीडियो देखते हैं ना भाई साहब, पूरा देखा करो। हाँ, आधा रील देख करके आप सोचते हो भैया ने ये बोल दिया हम कर देंगे, बिल्कुल पूरा ज्ञान लिया करो, बिल्कुल, है ना। वीडियो जो देखते हैं, देखो हम क्या हुआ, कभी मेरे को पीछे किसी ने मेरे को एक रील भेजी, तो उसमें उसने मेरे पे मजाक उड़ाया कि देखो एक बार तो ये कह रहा है घर नहीं खरीदना, एक बार ये कह रहा है घर खरीदना है। मैंने बोला यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी वाले आपके लिए यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी वाला ही था। ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रोकर था गुड़गांव का, उसने मेरे नाम पे कुछ बनाया। अब वो ना गलत सिर्फ उतना भाग दिखाएगा जितने में मजा लेने को उसको मजा आएगा, जो वायरल चला जाए। हाँ, जो वायरल चला जाए, ठीक है। नीचे उसी को सुताई पड़ी कमेंट सेक्शन में, सबने उसको सूता, तूने आधी वीडियो काटी है, तू गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, फायदा तू उठाना चाहता है इनके नाम का। क्योंकि लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं मैं जानबूझ के कभी गलत नहीं करता। तो ये मुझे डर लगता है कि मेरी आधी इन्फॉर्मेशन पे लोग एक्शन ना ले, क्योंकि अब है ना हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारा नाम बढ़ता है ना, वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती है। सोशल मीडिया में आज जिस तरीके से आपने भौकाल मचाया है ना, मतलब ये काफ़ी सारे जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते हैं या यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप सबके लिए मिसाल हो सर। मतलब कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, यहाँ शूट वहाँ शूट, डेली कंटिन्यू शूट, एडिटिंग काफ़ी आपने अच्छा कर लिया, और तो काफ़ी जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है कि अभी अब जैसे आप हमारे चैनल पे आए हो तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड सारे कपड़े व्यापारी आपसे जुड़ रहे हैं। आगे और भी कितने सारी जगह आप पॉडकास्ट करते हो। मैं बताना चाहूँगा ये संजय सर बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मेरी भी है तमन्ना किसका जैसा बनना, तो इनके जैसा बनना है। तो भैया रुकते नहीं, थकते नहीं है। संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं भैया, संडे या मंडे रोज कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, एक जिम्मेदार आदमी हमेशा सोचता है कि गलती से भी हमसे गलती ना हो। हाँ, पूरी कोशिश रहती है। फिर भी अगर देखिए, अगर आदमी आधा वीडियो देख लेता है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। उनके लिए भैया पूरा चैनल को, सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो,
समय लगा करके अच्छी पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा। दूसरा सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आपका जो लड़का है उसके लिए आपने कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है सर? थोड़ा सा पर्सनल जा रहा हूँ, बताना चाहोगे? देखिए मैंने उसके लिए SIP चालू रखी हुई है और जब वो पैदा हो गया था तभी कर दी थी। तो वो 2014 में पैदा हुआ था, अभी 11 साल का हो गया। Okay. तो पिछले 11 साल से उसके नाम की SIP जारी है। एक SIP किया? 2 SIP है उसके नाम से। हाँ, तो जो उसके फ्यूचर एजुकेशन के लिए है। Okay. और उसके अलावा हाँ उसके अलावा कोई हम मतलब उसके अलावा मैं कुछ खास नहीं करता। जो रोजमर्रा की फीस है वो तो मेरे कवर्ड में है, वो मेरे कवर्ड में है, वो तो मेरे सब उसमें कवर्ड हो जाता है, तो वो कोई परेशान। खाली 2 SIP से हाँ अपने ये सोच बस वो हो जाएगा, उसका एजुकेशन पूरा हो जाएगा। उसका भी सोशल मीडिया चैनल है? हाँ उसका है, उसका कंटेंट बनाते हैं। वो कंटेंट बनाता है, वो थोड़ा गेमिंग की तरफ ज्यादा है। अच्छा। तो वो जो कंपेटिटिव गेमिंग होती है, ई स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है, ये रियल मनी गेमिंग नहीं, ई स्पोर्ट्स होता है जो। अच्छा वो क्लियर कर दिए भैया वरना आधी बात को आधी पकड़ ले। पता चला बोले बेटे को सटोरिया बना रहे। अच्छा सर, हमारे मारवाड़ी में ना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सर। एक लड़की का बाप जिंदगी भर तक पैसा कमाता है, जिंदगी भर तक पैसा कमाता है, और यकीन मानियो केवल वो पैसा एक रात में खर्चा हो जाता है। जब बेटी की शादी होती है उस पर बहुत लंबा खर्चा होता है। हमारे मारवाड़ी जैनी में शादी मतलब भौकाल मचा देंगे, इतना शादी खर्चा होता है सर। ये एक लंबा खर्चा है, हालांकि ये समाज को हम लोग रोक नहीं सकते, ये करेंगे। अभी तो ऐसा हो गया कि आपने अगर 1 CR लगाया है तो बगल वाला बोलेगा मैं 1.5 लगाऊंगा, उसके बगल वाला बोलेगा मैं 2 लगाऊंगा। तो ये जो कन्यादान फंड है इसको कब से मैनेज करना चाहिए? क्योंकि तो वो खर्चा कम नहीं कर सकते, ये स्टेटस का बात है। देखिए मैं मारवाड़ीज में कहता हूँ 3M चलता है। ठीक है। एक है मंदिर, एक है मंडप और एक है मकान। हाँ एकदम सही पकड़े हो। हाँ कि मंदिर, मंडप और मकान, यानी कि मंदिर में बहुत वो खर्चा करेंगे, बहुत पूजाओं पे खर्चे करेंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे। मंडप मतलब शादी पे करेंगे और मकान मतलब अपने घर पे भी बहुत अच्छा खर्चा बनाएंगे। देखिए कन्यादान फंड जो है मैंने देखा कि मारवाड़ीज में सबसे अच्छा बनता है। जैसे ही घर में कोई किसी लक्ष्मी का जन्म होता है तो वो इमीडिएटली या तो सोना ले लेते हैं या प्लॉट ले लेते हैं। अब जो प्लॉट लेने वाली प्रथा है ना वो मेरे को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मैं उसके कारण, अब आप बोलोगे अरे रियल एस्टेट पे आगे देखो, रियल एस्टेट को क्यों, मैं उसका रीजन बता। रियल एस्टेट आपको छोड़ नहीं रहा, आप रियल एस्टेट को नहीं छोड़ रहे हो। क्यों, अब आप समझिए कि हम मिडिल क्लास लोगों में ना सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है? देखा देखी नहीं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कल टूट जाएगी ना वो टूट ही जाएगी। अगर आपके पास एक FD पड़ी है, आपने बेटी के नाम पे FD कर दी, तो वो कहीं ना कोई बहाना बनेगा जिसकी वजह से वो FD टूटेगी, वो निकल जाएगी। ठीक है। पर अगर आपने प्लॉट ले लिया वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलता, जल्दी से नहीं बिकता है। जल्दी से बिकता है। अच्छा आप सोचिए क्या 25 साल में कोई भी लोकेशन में प्लॉट की वृद्धि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। आपने अगर आज 10-20 लाख का किसी ने बेटी के जन्म पे, लक्ष्मी के जन्म पे प्लॉट ले लिया तो 25 साल में मेरा मानना यह है कि वो एटलीस्ट 15 से 20 गुना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो 15 से 20 गुना होता है तो करीबन 4 करोड़ का फंड हो गया। आपका कन्यादान फंड निकल गया। आपका कन्यादान फंड निकल गया। अच्छा इस बीच में आपको देखना भी नहीं है क्योंकि वो बिक ही नहीं सकता इतनी जल्दी, आराम से बिकेगा वो, ठीक है। आपने सोना ले लिया, आपने हर महीने सोने की SIP कर लिया, आपने ये तय करा कि बेटी के ब्याह पे मेरे को उसको जो है 10 तोला सोना, 20 तोला सोना देना है, 30 तोला देना है। आपके पास 300 महीने का समय है तो 300 महीने में उसको बांट लो, 25 × 12 300 होता है। हर महीने एक SIP कर दो सोने में। तो आपने सोने की SIP कर दी और प्लॉट ले लिया जिससे आपके कन्यादान फंड हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, अब जिंदगी भर आगे कमाने की सोचो, इस चीज को मत छोड़ो, ये आपकी बेटी के लिए। तो ये मोटा मोटी हर मारवाड़ी जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उनके लिए सलाह है कि आप प्लॉट वगैरह में निवेश कर सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो। सर गोल्ड का रेट इतना भाग रहा है, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? देखिए मैं कोई भी एसेट को लेके ये नहीं सोचता वो कहाँ तक जाएगा, मैं ये सोचता हूँ वो डबल कब होगा। ऑलमोस्ट क्या जब गोल्ड 4000 जब 10,000 था ना तोला तब भी महंगा था, जब 60,000 था तब तो लोगों ने बोल दिया अब तो इससे ऊपर जाएगा नहीं, फिर 80,000 हुआ फिर नहीं जाएगा। गोल्ड मोटा मोटी हर 8 साल में डबल हो जाता है। हाँ अगर पिछला चार्ट आप देखा जाए तो ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कल क्या होगा परसों क्या होगा, मुझे पता है 8 साल में डबल होगा। तो हर रोज जब गोल्ड गिरता है मैं गोल्ड खरीदता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे पास 10 चीजें हैं जो मैं रोज खरीदता हूँ, जो गिरी होती है वो खरीदता हूँ। अभी सिल्वर पीछे 3 दिन पहले 4% एक दिन में बढ़ गया। हाँ बढ़ा ना अभी, पर पीछे इतना खराब चल रहा था तब मैंने बहुत खरीदा था, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, 25% प्रॉफिट हो गया 8 महीने में। ऐसा बस। तो इसमें मेरे कोई दिमाग लगा क्या? कोई दिमाग नहीं लगा, वो तो 3 बजे वाला रूल लगा कि तू सिल्वर गिरा हुआ है ठीक है जी खरीद लो, बटन दबाओ खरीदो। अब मोटा मोटी 3 बजे सब गिरा हुआ मिलता है। ये भी एक टाइमिंग है कि 3 बजे मार्केट हमेशा गिरा हुआ मिलेगा। बहुत ज्योतिष करी। ये भी देखो भैया राज निकल रहा है इनका कि
बंदे ने 2 बजे का नहीं बोला, अच्छा 2:30 का भी नहीं बोला, 3 ही बोला, उसको नोट कीजिएगा। अच्छा मेरे बड़े भैया है, हाँ। वो अभी डेडिकेटली 1.5 साल हो गया, हाँ। वो अभी चार्ट रीडिंग वगैरह लगा रहे हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह ले लिए। उनका ऐसा मानना है कि पहले सरस्वती आएगी बाद में लक्ष्मी आएगी। तो ये चार्ट रीडिंग वगैरह क्या सही में शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है या उससे फ़ायदा होता है? देखिए वो जो साइंस है वो एक टेक्निकल बैक साइंस है, चार्ट रीडिंग। इतना सारा ग्राफ होता है, बस समझ ही नहीं आता। कभी वो आपको नहीं आता, पर जिसको आता है उसको आता है। अभी जैसे डॉक्टर है, हाँ। आप डॉक्टर बनो, देखोगे आप बोलोगे यार इतना बॉडी में 270 हमें तो यही पता है कि जब वो लाइन सीधी हो जाए तो आदमी चला गया, हाँ, इतना पता है। पर उसके पीछे का भी तो बहुत सारा मैथ है ना। हाँ। पर डॉक्टर बनने को इंसान को 5 साल लगता है, सर्जन बनने को उसके बाद 10 साल और लग जाता है। तो आदमी जब डॉक्टर बनता है ना 15-20 साल देना चाहता है, पर ये चार्ट पढ़ते वक्त आदमी को लगता है मैं 1 महीने में सीख जाऊंगा और मैं भगवान बन जाऊंगा और मैं कल बताऊं। आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए? देखिए ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम आपको 6-8 महीने तो पहले सीखना चाहिए, तब आपको, हाँ, और आपको हर बार जब आप गलत होते हो तो आपको समझना चाहिए मैं क्यों गलत हुआ, मुझसे क्या गलती हुई। हाँ, वो लिखते हैं, वो भी एक्सेल हाँ। बना करके। अगर आप सक्सेसफुल हुए तो मैंने क्या सही किया। अगर आपने ये 6-8 महीने कर लिया तो आप इस देश में वन ऑफ द बेस्ट चार्ट रीडर्स बन जाओगे। इसमें है मतलब बिल्कुल स्कोप है, बिल्कुल, मैं डिनाई नहीं करता, पर ये फुल टाइम नौकाम है। इसको अगर ये आदमी बोले कि मैं दूसरी तरफ सर्जरी कर रहा हूं और मैंने एक चार्ट पढ़ के छोड़ दिया, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया और मैं सर्जरी कर रहा हूं, वो नहीं दुर्घटना है। हो जाएगा, दुर्घटना तो हो जाएगा। आपका अगर व्यवसाय अलग है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो चार्ट्स में मत घुसो, लंबा निवेश करो, SIP करो, आराम से चलते रहो। अगर आपके पास समय है और आप उस समय से एक्टिवली ये करना चाहते हो तो पहले सीखो और सीख के इसको इंप्लीमेंट करो। काफ़ी सारे हमारे बड़ा बाजार के लोग हैं सर, वो शेयर मार्केट में घुसते हैं, स्टार्टिंग में वो एक ट्रेडर बनते हैं, शेयर ले लिया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेच देंगे, जैसे ही वो लाल होने लगता है अब वो हो जाता है इन्वेस्टर, मजबूरी वाला इन्वेस्टर है, ठीक है। तो उसके बाद में उनको लगता है कि यार ये मेरे किक नहीं आता है, किसी भाई ने बता दिया यार फ्यूचर ऑप्शन इतना देंगे, इतना पैसा का मज़ा मिल जाएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन कितना सही कितना गलत? खिचड़ी होती है ना, हाँ गरम खिचड़ी हाँ को सेंटर से खाना हाँ, फ्यूचर एंड हाथ ऑप्शन जल है। जाएगा। गरम खिचड़ी को सेंटर से खाना फ्यूचर एंड ऑप्शन है। क्या आप उसको रिकमेंड करते हो जो नए नए बिल्कुल लोग हैं? बिल्कुल, मैं किसी को ही नहीं करता, फ्यूचर ऑप्शन मैं किसी को ही नहीं करता कि आप फ्यूचर ऑप्शन करो। हाँ, वापस आ रहा हूँ, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ जो सीखना चाहता है, समय दे सकता है, रिस्क ले सकता है। पीछे पैसा कितना होना चाहिए? जो आप पहली चीज समझ लो, अगर आपके पास 5 लाख रुपए से कम है, 5 से 10 लाख से कम है, तो आप तो इस गेम में घुसो ही मत। आपके लायक ही नहीं है, दरवाजा आपका बंद गेम ही नहीं है, वो गेम नहीं है, वो क्लब है। वो क्लब में घुसने की ये वो है, समझो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, कि इतना तो आपको होना चाहिए आपके हाथ। अगर आप 2-5 हज़ार से घुसोगे तो मार्केट उसको घुसा के ले जाएगी, आप नहीं पैसा साफ कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। 93% लोग पैसा नहीं कमाते। क्या बात करते हैं? हाँ, मजेदार बात बता दो, 93% लोग पैसा नहीं कमाते। फ्यूचर ऑप्शन करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, जो 7% लोग कमाते हैं, हाँ, उसमें से मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो साल का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। लोग यहाँ महीने का, दिन का 1 लाख कमाना चाहते हैं। 7 में से 1% लोग साल का 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। और मजेदार बात सुनो, जो 93% लोग पैसा नहीं कमाते हैं, इससे अच्छा उसमें जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं, इससे ज्यादा ड्रीम इलेवन में टीम बना करके आने दीजिए। नहीं, वो तो बिल्कुल recommended है। जो आपने मैच बताया है, हाँ। हालांकि मजाक की बात है, इतना मतलब इतने लोगों को लगता है कि भैया फ्यूचर ऑप्शन तो भैया हम ही है, हम ही हर्षद मेहता है। तो वो सबको लगता है, फिर मार्केट सबको अपनी औकात दिखा देती है। हाँ, ये बात जैसे ऐसा पटक के गिराते हैं ना। अच्छा, ये एक जो कपड़े के व्यापारी है, उनका सवाल रहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे केवल बुक्स में रहता है, हमारे खातों में पैसा पड़ा है, असल में कुछ नहीं है। क्योंकि आपने वर्किंग कैपिटल में फंसाया हुआ है ना पैसा, आपने इन्वेंट्री ज़्यादा ली है, आपने उधार ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल में फंसाया तो आपका प्रॉफिट वहाँ फंस जाएगा। एक धमाकेदार सवाल था सर, आपने जैसे उधार का बोला, काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे सर, उधार में पैसा डूबा हुआ कैसे निकलता है, इसके बारे में कुछ बताओ सर। देखो, ये परेशानी तो पूरे देश की है। हाँ। और सिर्फ व्यापारी की नहीं, हमारे जैसे लोगों की भी जिन्होंने अपने दोस्तों को उधार दिया था। हाँ। निकम्मे फोन नहीं उठाते फिर, ठीक है। देखो, अब पहली चीज ये है, व्यापार में उधार देना पड़ेगा। हाँ, व्यापार में उधार देना पड़ेगा। तो व्यापार के उधार के लिए आपको दस्तावेज करने चाहिए, लिखत करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है, पता है? गलती ये हो रही है कि लोग व्यापार कैश में कर रहे हैं और कैश में उधार दे रहे हैं। हम जिस चैनल पे है ना, हाँ,
सारे कपड़े वाले हैं हमारे। हाँ मैं जानता हूँ, वो यही कर रहे हैं, क्योंकि कल वो हैदराबाद वाले यही बोले मेरे को। कल तो मैंने 2 चाय पी उनके साथ मैंने, वो इतना दुख साझा कर रहे थे वो कि एक चाय में दुख पूरा साझा नहीं कर पाए वो अपना मेरे साथ, तो दूसरी चाय भी उन्होंने बोले मैं ही लेके देता हूँ आपको। आप मुझे बस हेल्प कर दो, बता दो। देखिए अगर आप कैश में काम करते हैं और आप उधार दे रहे हैं तो आप बस समझ लीजिए कि आप बिना पैराशूट के छलांग मार चुके हैं एरोप्लेन से, फिर आप सिर्फ भगवान भरोसे हैं, ठीक है। अब इसमें यह होता है कि जब भी आपको किसी को उधार देना है तो आप 3C रूल फॉलो करो। 3C। पहला C है कैरेक्टर, आदमी का कैरेक्टर। हाँ, अभी जैसे अपन कोई अपनी बेटी भी आता है, कोई लड़का भी आता है, तो पूरा ऑडिट होता है, कैरेक्टर चेक करते हो ना कि भाई घर लड़के का कैरेक्टर कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, सास कैसी है, ससुर कैसा है। तो ये पहला कैरेक्टर चेक करो उसका, ठीक है, कि उसकी नीयत है कि नहीं देने की। नियत के बाद क्षमता चेक करो, है या नहीं। अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं, नियत बहुत है, आदमी अच्छा है, पैसे कंगाल है, ठीक है। और तीसरा है किसी प्रकार का कोलैटरल रख लो, ठीक है। तो कैरेक्टर, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और कोलैटरल पोस्ट डेटेड चेक रख लो, ठीक है। कुछ और रख सकते हो तो रख लो, तो इतना करो। और सर लेकिन ना काफ़ी सारे कपड़े के व्यापारी का ये भी रहता है कि चेक तो बहुत पड़ा है सर, बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है, बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है, उसका रियल उपाय नहीं पता। नहीं, तो वो तो उस आदमी का कैरेक्टर खराब है ना। फिर अगर किसी आदमी का चेक बाउंस पे बाउंस खाया जा रहा है तो उसका कैरेक्टर खराब है। नहीं, उसके बाद का एक्शन क्या ले सकते हैं? तो फिर आप जाओ अपना क्रिमिनल कंप्लेन करो, आजकल तो जेल है चेक बाउंस पे। मतलब अगर मान लीजिए मैंने ये कैमरे वाले भैया को 2 पेटी का उधार दिया, हाँ, हम कुर्ती बनाते हैं, हमने उनको उधार दिया, हाँ, अब इनका चेक हो गया बाउंस, 1 दफा 2 दफा बाउंस हो गया, बराबर सही जा रहा हूँ ना मैं। तो अब उसके बाद उस चेक को लेकर के मेरे को क्या करना चाहिए? मतलब आप पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट करो, FIR करो इसके अगेंस्ट। तो क्या लगता है इस पर कुछ होता है? बिल्कुल एक्शन होगा, समन आएगा इनको, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। फिर जाके एक लीगल नोटिस भेजो, पहले आप 2 लीगल नोटिस भेजो कि भाई आपका चेक बार बार बाउंस हो रहा है। अच्छा, रिश्ता बचाने की आप भी कोशिश, आप बोलो मैं रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, वरना मैं खराब हो जाऊंगा। वरना बस जैसे आपने अभी पीछे कुछ ऐसे किया। मैं भुगत भोगी हूँ। सर समझ पा रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे, वही समझ पा रहे होंगे। मैंने भी बहुत उनको बचाने का कोशिश किया था, लास्ट में भाई क्या करूँ, पैसा का मैटर था, 7-7.5 लाख था, तो उपाय नहीं करना पड़ा सर। लेकिन ना इसमें भी 2 बातें होती है। हमारे कपड़े के व्यापारी तो फंस गया, जैसे आपने कहा, मैं समझ गया, भाई हमने तो भैया इनको कच्चा में माल बेचा था। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि कच्चे में माल बेच के उधार देना मतलब एरोप्लेन से बिना पैराशूट के कूद जाना। तो जितने भी व्यापारी भाई हैं, जितने भी लोग बड़ा बाजार वीडियो देख रहे हैं, ये सारा जो नियम कानून है ना, ये GST बिल आएगा तभी काम हो पाएगा। हाँ। आप अगर हाथ में बिल बना करके और ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर वो चेक भी दे देते हैं, वो बाउंस होते जाएगा, उस पर कोई भी आप नहीं कर सकते। देखो हमने काफ़ी आसान कर दिया है ताकि लोगों को समझ आए, जितने भी लोग व्यूअर्स है ना, और मैं समझ में आ जाए। मैं एक और चीज़ आकाश जी कहना चाहूँगा व्यापारियों को, आप ना डरो मत। लोग डरते हैं, इसने मुझसे माल खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा। हमारे बड़ा बाजार में ना ऐसा होता है कि जिन्होंने आज तक कार्रवाई वारवाई नहीं किया, अगर कोई पुलिस वाला भी आए ना, वो फटाफट शटर गिरा के भाग जाता है। अगर सपोज करो कोई GST की इंक्वायरी आ गई, या हमारे IT में बोलते हैं मामा आ गए, वो मामा आया 4 दुकान पहले, अगर खबर लग गई इस मार्केट में मामा आया है, सारे के सारे हाफ डे करके भाग जाएंगे। ये डर है। नहीं, मैं दूसरे डर की बात कर रहा हूँ। मैं डर ये कह रहा हूँ कि समझिए लोगों को क्या लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को माल नहीं दिया, अगर उधार नहीं था तो किसी और से खरीद लेगा, हाँ चला जाएगा, तो जाने दो। पॉइंट क्या है, आपने अगर उधार पे माल दे दिया तो पहले तो आपके हाथ से माल चला गया, आपका मार्जिन कुल मिला के 5% है, आपने 5% वाले मार्जिन को पूरा पैसा उसको दे दिया। अच्छा, उसको उधार देने के चक्कर में आपने उधार लिया होगा, या तो सप्लायर से उधार लिया होगा, या बैंक से लिया होगा, या आपका खुद का पैसा होगा, या आपका खुद का पैसा कौन सा कीमत के बिना होता है, वो भी तो फ्री मनी थोड़ी है वो। तो ये जो डर है ना, इस डर को हटाओ। और डर कैसे हटता है? जब आपका वर्चस्व बड़ा होता है। और आपका वर्चस्व कब बड़ा होता है? जब आप अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हो, जब आप सही तरीके से सिस्टम, आप देखते हो जैसे कुछ लोग है ना ऐसे चलते हैं, जब आप बोलते हैं इस आदमी के साथ पंगा मत लेना, हाँ ठीक है, वो उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन बनाई होती है, वो एक भौकाल बचाया होता है, वो कुछ ना कुछ कारण से होता है, ऐसे नहीं होता। देखो वो कहते हैं ना, सांप का भी अगर फन निकालना बंद कर दे तो लोग उसके साथ रस्सी की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे गला में लटका के हाँ, तो सांप को भी अपना फन बीच बीच में दिखाते रहना पड़ता है। अच्छा, काफ़ी सारे हमारे लोग हैं जिनके पास ना सीजन में तो चलो पैसा का क्राइसिस रहता है, मंदा मतलब सीजन में पैसा काफ़ी रहता है, मंदा में क्राइसिस रहता है। तो ये जो होता है आपका डेप्ट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इसमें कैसे पैसा बन सकता है?
देखिए इसमें पैसा बनना मतलब वही 6-7% ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। मतलब एक कपड़े के व्यापारी के अकाउंट में, करंट अकाउंट में आज 10-15 लाख रुपया पड़ा है, हाँ। एक हफ्ता के लिए उसका कोई काम नहीं लगना, एफडी कर दो, तो इसमें डाल एफडी कर दो, इसमें भी डाल सकते हो, एफडी भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर लो, कोई चक्कर नहीं। ये सेफ रहता है ना सर? सेफ है, लिक्विड फंड तो बहुत सेफ रहता है। अच्छा, एक और सवाल था कि हमारे एक व्यूअर्स है, उन्होंने 3 CR का फ्लैट लिया, ठीक है, उन्होंने फ्लैट लिया और उसको लिया लोन पे, उनके पास 3 CR पॉकेट में है, अब उस पैसे को वो मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मैट्रिक्स क्या है? क्या वो सही कर रहे हैं? उनके पास पैसा है फ्लैट लेने के लिए, बट वो जानबूझ के लोन ले लिए कि 7-8% होम लोन पड़ जाएगा और उस पैसे को मैं मार्केट में लगाऊंगा तो 12-13 का रिटर्न आता है। तो उसके पीछे का मैट्रिक्स क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? उतना ही समय पैसा निवेश में रखना जितने समय का लोन है। फिर ऐसे मत कर देना कि 2 साल में आपने 3 करोड़ रुपए निकालने का सोच लिया। अब आप 20 साल के लिए डाल दिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है, आपके पास 3 करोड़ था, आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया। अब यहाँ 3 करोड़ के लोन पे तो आप EMI देते रहोगे, हो सकता है आपकी कमाई है यहाँ पे, तो आप कमाई से निकाल रहे हो। अब 3 करोड़ अगर आपने 20 साल छोड़ दिया, ठीक है, और वो हर 6 साल में डबल भी हो गया, तो वो एटलीस्ट 3 बार डबल हो जाएगा, तो 8 से 10 गुना हो जाएगा, तो वो 30 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बट ऐसा नहीं है 2-3 साल के लिए, वही 20 साल के लिए रहना फिर मार्केट। दोनों को इक्वली आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, लोग ये सोचते हैं 12% मतलब सालाना 12% मिलेगा। अब पिछले निफ्टी की 30 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई भी साल में उसने 12% नहीं दिया। बात सही है, एक कोई साल में उसने 12% नहीं दिया, कभी -5% दिया, कभी +30% दिया, कभी -7% दिया, कभी +12%, +10% दिया, 12% नहीं दिया, पर औसतन 12% दिया। मतलब उसको लंबा जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब जब रेस चल रही है तो 10 किलोमीटर की रेस करोगे तो टोटल रेस का एवरेज वो आएगा, पर कुछ शुरू में ज्यादा जल्दी भागा होगा, फिर बीच में थोड़ा थक गया होगा, वो चलेगा सिस्टम। सर काफ़ी सारे हमारे साथ व्यापारी जो जुड़े हुए हैं, उनका ऐसा है कि धंधा भी चल रहा है, अब उनको जैसे क्या जो इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ करना है कि धंधे के साथ साथ में भी एक मोटा रुपया आता रहे, वो निवेश कैसे कर सकते हैं? मतलब जो इन्फ्लेशन जो है उसको मैचअप करते रहे। इक्विटी बेस्ट, देखो इक्विटी है, गोल्ड है, क्रिप्टो भी है, आप एक बैलेंस थाली बनाओ। आपके हिसाब से क्या इक्वेशन बताइए सर? 5% इक्विटी में देना है, 20% इक्विटी, 70 से 80% इक्विटी में देना है, 70 से 80% इक्विटी में देना है, ठीक है। उसमें भी मैं आपको एक सिंपल कर देता हूँ। भारत की जो टॉप 500 कंपनीज है उसको निफ्टी 500 बोलते हैं, ठीक है, भारत देश की टॉप 500 कंपनीज है। अब इसमें से कोई खराब हो सकती है, पर सारी 500 नहीं हो सकती, ठीक है, तो हाँ, मतलब या तो फिर वो न्यूक्लियर बम गिर गया होगा हमारे ऊपर, फिर वैसे भी पैसे का कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। तो निफ्टी 500 जो है ना आपका, उसमें आप निवेश कर दीजिए, ठीक है, उसका इंडेक्स फंड होता है, आप जाके सर्च कर लीजिए। तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में आप पैसा पटक दीजिए। पिछले बहुत सालों का रिटर्न इसका 13-14% का रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया, और इसको लंबे समय के लिए पटक दीजिए। बाकी अपने व्यापार पे फोकस करिए, व्यापार को 10 गुना, 100 गुना, 5000 गुना जितना करना चाहते करिए। एक आम कपड़े का व्यापारी दिन भर में 5 बार मार्केट को खोल करके देखता है, ऐसे खोल के देखता रहता है। हाँ, क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखिए, आपको निवेश करके ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। क्या बात कर, आप अपने आप पैसा बना लोगे। ज़ीरोडा को इंस्टॉल मार दूं। हाँ, आप सोचिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अमेरिका में एक बार रिसर्च की गई कि किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाए, तो जवाब क्या निकला पता है? जिसने देखा नहीं, नर्स। क्या बात करते हैं? अब बोले नर्स को तो फाइनेंस के धैले भर की नॉलेज नहीं है, पर वो रात को काम करती थी, दिन में सो जाती थी, तो उन्होंने मार्केट ही नहीं देखी। 40 साल तक मार्केट ही नहीं देखी। जब 40 साल बाद अपना अकाउंट खोल के देखा, बोला यार बहुत पैसे बन गए, बहुत अच्छा रिटर्न हो गया। क्यों? देखो भाई, ये वो गेम है जिसमें अंदर बाहर करने से सिर्फ नुकसान होगा। बने रहो। चार्ली मंगर कहते थे, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। उसको डिस्टर्ब मत करिए। मार्केट 10% गिरेगी, 20% गिरेगी, 30% गिरेगी, 50% भी गिरेगी। 2008 में गिरी थी, कोविड में 37% गिरी। मैंने देखा था सर, रिलायंस 918, 919। हाँ, अभी कोविड में 800 रुपए हो गया था। हाँ। अभी प्राइस एडजस्टेड 400 हो गया था, जो आज 1400 हो गया। तो आपको मौके मिलेंगे, उन मौकों में अगर आप मार्केट में नहीं होगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। तो सर काफ़ी सारे सवाल हमने कवर किए, काफ़ी कुछ रह गया है। जितने भी व्यूअर्स हैं, और भी काफ़ी सारा सवाल है एआई को लेकर के, कुछ एक उसको पकड़ते हैं। सर एआई में कपड़े का व्यापारी कैसे यूज़ कर सकता है? देखिए, एआई का पहले ना मतलब समझते हैं। एआई का मतलब होता है कि जो काम ह्यूमंस करते थे ना, वो अब करने लग गए। आपको एआई का यूज़ कहाँ हो सकता है? डेटा एनालिटिक्स के लिए हो सकता है। आप किस तरह की सेल इस साल के हिसाब से, फिर वो जो क्या सामान खरीदूं, ज़्यादा सामान क्या खरीदूं। अच्छा, आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आप कंटेंट
देख सकते हो उसमें कि मैं कंटेंट किस तरीके से बनाऊं ताकि मेरे लोग मुझसे ज्यादा आकर्षित हो, content मेरी एडवर्टाइजमेंट कैसे बने, फोटो कैसे बने। आप एक फ्री की मॉडल निकाल सकते हो एआई से, जिसके लिए वैसे आपको लाखों रुपए देने पड़ सकते थे, तो वो फ्री की मॉडल बना के दे देगा आपको। अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो बाबा सूट वगैरह में ना कैटलॉग लगता था, हाँ, उसके अंदर में पहले माताएं अपने बच्चे को ला करके फोटो शूट वगैरह, हाँ, अब तो जरूरत ही नहीं है, अब वो सारा यही करने लग गया। वो लोग का तो पूरा आता। देखो बहुत सारे लोगों का आटा गेहूं बंद होने वाला है, ठीक है, तो पर उनको अगर वो एआई सीख लेंगे तो आटा गेहूं छोड़ो, फिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा उनको। सर बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी सारे सवाल और भी हैं, अगर इसका पार्ट 2 बनेगा कमेंट बॉक्स में अगर आते रहेगा तो सर को वापस हम दिल्ली से जा करके पकड़ के ले आएंगे। और आज का दिन बहुत ही खास था, आज टीचर्स डे था और हमारे साथ हमारे गुरुजी मिल गए, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी व्यूअर्स हैं, आपसे अगर पहुँचना है, आपका घर का एड्रेस तो मैं मांगूंगा नहीं सर, आपका सोशल मीडिया का हैंडल्स वगैरह कुछ आप बता दो। आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, जो भी मेरे सारे हैंडल्स हैं यूट्यूब के और फेसबुक। कोई अगर सर 1 to 1 आपसे मिलना चाहे, क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, पर अपना आराम से। हाँ, सोशल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर। और इसी संदर्भ में काफ़ी सारी वीडियोस आती रहेगी ये यार, और आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपने लर्निंग्स ली है ना, उसको नोट डाउन कीजिएगा भाई साहब। हाँ, यहाँ से सुनोगे, यहाँ से चल जाएगा, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। कोई भी दिमाग में सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।